ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हो आप लोग? मैम अल्लाह का शुक्र, हम ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक है? हाँ ठीक ठाक। रोजा तो नहीं लग गया ज्यादा? मैम बस ऐसे ही है। नींद तो पूरी हो गई होगी तुम्हारी मेरी क्लास तक। अब तो वैसे भी जोहर का टाइम हो गया। मैम मुझे नींद आती ही नहीं है। हाँ, रात को भी नहीं आती? ओ मैम रात को तो आती है। मतलब रोजे में नहीं नींद आती। हाँ, रोजे में वाकई नींद नहीं आती। लेकिन तुम कभी वैसे सो के देखना नींद टाइम। ठीक मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक। कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सारा पुराना वाला लेक्चर? ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, ऑर्थोगोनल सिस्टम्स अभी हमने आज करना है। हमने पहले किया था रेगुलर सिस्टम्स, पीरियोडिक सिस्टम्स एंड सिंगुलर सिस्टम्स। तो उसकी उसने कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस बताई थी, वो कल हमने डिस्कस की थी ना कल तक। तो आज हमने करना है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन। तो यहाँ पे उसने जो है वो एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल बाद में करते हैं। कहते हैं टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल with respect to a weight function w of x greater or equal to 0 over the interval a से b if w को जो है वो f और g के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए। अब हमारी बस आंसर होगी, लेकिन चलो थोड़ा सा इसको देख लो। अ सेट ऑफ फंक्शंस, पहले तो इसने दो फंक्शंस कहा था ना। फिर वो कहते हैं कि सेट ऑफ फंक्शंस फाई k of x k is equal to 1 2 3 up to so on is said to be orthogonal with respect to a weight function wx greater or equal to 0 over the interval a less or equal to x less or equal to b if for any two functions phi m and phi n in the set the following relations hold। देख के वो कहता है उसकी इंटीग्रेशन की जाए दोनों फंक्शंस की w के साथ लेके, तो वो अगर m और n बराबर नहीं है तो 0 आ जाए, और अगर वो हमारे बराबर हैं तो वो आपके पास एक rn आ जाए। rn कैसा नंबर ले रहा है? वो आपका नॉन नेगेटिव जो है वो कांस्टेंट ले रहा है। रियल भी हो सकता है ये आपका। सही है, तो आगे इसको जरा देखो, तब तक फिर अजान सुन लेते हैं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। इसकी ऑर्थोगोनल फंक्शंस की। हम्म में भी दो कोई फंक्शंस होंगे तो उनके लिए अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। इसी तरह से ऑर्थोनॉर्मल में क्या पढ़ा आप लोगों ने? उसमें मतलब जस्ट उसने rn को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, कि अगर वो कहता है कि वेट फंक्शन वही लिया उसने ग्रेटर और इक्वल टू 0, और उसने कह दिया सिंपली कि ये हमारे पास जो है अगर ये हमारा m नॉट इक्वल टू n के लिए 0 आ जाए और अगर m इज इक्वल टू n के लिए 1 आ जाए, देन हमारे पास जो सेट है उसको ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे। तो यहाँ पे फिर उसने एक क्रोनिकल डेल्टा की जो आपकी नोटेशन है, जैसे आप टेंस नोटेशन में लेते हो ना, डेल्टा mn लेते हो which is equal to 0 when m is not equal to n और 1 when m is equal to n। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के लिए जैसे उसने जो है ना वो डिफाइन किया। तो ऑर्थोगोनल के लिए वही है कि आपका rn ही कोई नंबर आएगा ना। तो इसकी आगे उसने आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, लेकिन पहले मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे दूँ एक छोटी सी, समझा देती हूँ बोर्ड पे आपको ना। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको आइगन वैल्यूज को देख लेंगे कि आइगन वैल्यूज एक्चुअली क्या होती हैं। आइगन वैल्यूज पहले हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, लेकिन जस्ट हमने उनको नेम नहीं दिया था। जैसे हमारे पास लैम्डा होता था, तो जैसे हमने वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं इक्वेशन को, तो हम इसका सोल्यूशन जो निकालते हैं तो वो हमारे पास लैम्डा की फॉर्म में वैल्यूज निकलती है ना, कि लैम्डा हमारे पास मतलब हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं इसके, तो वो डी इज इक्वल टू डी स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाता है लैम्डा, और जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आयोटा लैम्डा आ जाता है। तो जो लैम्डाज होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी, और जो उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन होगा उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। लेकिन बात की बात है, अच्छा पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसकी ऑर्थोगोनल सेट्स की, फिर वहीं से मैं आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट्स को एक्सप्लेन करूंगी। सही। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ना w0 को, तो ऑटोमेटिकली आपका इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब जो पहले वाली कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। अब मैं इसे स्क्रीन ऑन कर रही हूँ, लेकिन साथ में मैं इसकी जो है ना वो बाद में फिर मैं इसका जो है वो इसकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगी,
और जस्ट आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब उसने जो है ऑर्थोगोनल सेट्स के बारे में क्या कहा, उसने कहा हमारे पास जो है वो ए से बी किसी भी जिस इंटरवल पर डिफाइंड होंगे ना, और कहता है कि डब्ल्यू एक्स के बारे में क्या, फाई एम ऑफ एक्स और फाई एन ऑफ एक्स डी एक्स, वो कहते हैं दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर m और n जो है वो बराबर नहीं होंगे, और ये हमारे पास rn के बराबर हो जाएगा, और चूंकि ज़ाहिर है वो 0 इस कैटेगरी के अंदर आ गया ना अगर m और n बराबर होंगे। और w के ऊपर वो क्या कह रहा है कि w इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और अगर w आपका एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है तो ज़ाहिर है ये इंटीग्रैंड 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पास जो है ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर और इक्वल टू का उसने सिंबल यूज किया हुआ है, तो हम इसको 1 भी ले सकते हैं, जो मर्जी नंबर ले सकते हैं। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। सपोज दैट, और ये डेफिनेशन किसकी है, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है किसकी है, ऑर्थोगोनल की ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल सेट्स, मतलब उसने ऑर्थोगोनल किसको कहा है, इन दोनों को ऑर्थोगोनल कहा है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। सही हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मैं लेट कर लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ लेट w ऑफ x को 1 ले लेती हूँ। 0 वाली कैटेगरी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चली जाएगी ना, पहली कैटेगरी के अंदर। अच्छा, मैंने इसको 1 ले लिया और मैंने फाई एम को ले लिया, फाई एम ऑफ x इज इक्वल टू साइन m बाई x ओवर a, और मैंने फाई n ऑफ x को ले लिया साइन n बाई x ओवर, इस तरह से ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इसको m और n ले लिया और फिर मैंने जो उसका इंटरवल है वो मैंने ले लिया माइनस ए से लेके लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू a, ये ले लिया, ठीक है। फिर हम इसी को चेंज करके देखेंगे इंटरवल पे 0 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू a के ऊपर हमारा आंसर क्या बनता है। लेकिन फिलहाल जो करंट एग्जाम्पल है उसके लिए मैंने इसको जो है वो माइनस ए से a तक लिया है, ठीक है। माइनस ए इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू a। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीन को शेयरिंग को ऑफ करती हूँ ताकि आपका जो बोर्ड है वो थोड़ा बड़ा नजर आ जाए, फिर बाद में इसको दोबारा से ऑन कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया एग्जाम्पल में, इंटरवल हमारे पास क्या आ रहा है माइनस ए से ए, वेट फंक्शन को मैंने 1 रख लिया हुआ है, और इधर आपके पास आ रहा है साइन m पाई x ओवर a, इधर आ रहा है मेरे पास साइन n पाई x ओवर a, और ये मेरे पास आ जाएगा dx, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको जो है अगर मैं ले लेती हूँ सिचुएशन में, हम इसके रूल केसेस बना लेते हैं, ठीक है। इफ मैं कहती हूँ m इज इक्वल टू n, अगर हो जाता है, अगर m और n बराबर हो जाते हैं देन इस सिचुएशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ए से a, ये हो जाएगा साइन n पाई x ओवर a, ये भी हो जाएगा साइन n, ये तो ऑलरेडी साइन n पाई x बाई a है, और ये dx है। अच्छा, अब ये नहीं कर देना, यहाँ पे m की जगह n कर दो, यहाँ पे n की जगह m कर दो, सही है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि किसी एक जगह में आपने सिंबल आपने चेंज कर सेम कर देना, मतलब यहाँ पे चाहे ये आपकी मर्जी है, आप इसको m दोनों जगह पे कर लो, आपकी मर्जी आप इनको दोनों जगह पे n कर लो। अच्छा, अब देखो जब मैंने इनको दोनों जगह पे n कर लिया है, सही है ना, बात समझ लगी, इसे ऐसे एंगल सेम कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा, जब मैंने इनको इकट्ठा कर लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, और फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। बात फॉलो की, स्टेप में समझ आई जी। ओके गुड। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकती हूँ, जो आपके वो हाफ एंड डबल एंगल फार्मूला थे ना, ये मेरे पास आ रहा है माइनस ए से ए, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ पे क्या है 2n पाई x ओवर a ओवर 2 इंटू dx। एंगल की समझ आई मैंने कैसे ब्रेक किया, साइंस की थीटा आपका बराबर होता है 1 माइनस गुड। अच्छा, अब ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर निकालूंगी, तो ये मेरे पास आ रहा है 1/2, और ये मेरे पास एंगल माइनस ए से ए, और फिर ये मेरे पास कैसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2n पाई x ओवर a, और इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरह से। अगले स्टेप में क्या हो जाएगी, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं 1/2 पहली बार निकाल कर, क्योंकि जगह यहाँ थोड़ी रह रही है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखने लगी हूँ। तो कैसे आ जाएगा आपके पास, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगी, इस 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से
x हो जाएगी। शाबाश, x हो जाएगी। और ये जो cos है इसकी इंटीग्रेशन सॉरी माइनस sin 2 माइनस sin 2 माइनस पाई x ओवर a और डिवाइडेड बाय 2 पाई x 2 पाई ओवर a। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा a ओवर 2 पाई n, ठीक है, और लिमिट्स आ जाएगी फ्रॉम माइनस a से a। क्लियर हो गया, जस्ट इंटीग्रेशन की है। अच्छा, अब जब देखो इसकी अपर लिमिट लगाऊंगी यहाँ पे a, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ, इधर आ जाएगा x की जगह पे a आ जाएगा। अच्छा, जब लोअर लिमिट के साथ नेगेटिव साइन लगना होता है ना, जब मैं लोअर लिमिट के साथ नेगेटिव साइन के साथ इसको पुट करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस ए। मैंने इस दोनों जगह पे इसकी लिमिट पुट कर दी। हो गया क्लियर? यस मैम। गुड। अच्छा, अब आगे कैसे आ जाएगा आपके पास माइनस, ये जो है ये कांस्टेंट के साथ ही लिखा है, इधर रहने दो, a ओवर 2n पाई ना ये। अच्छा, अब लिमिट पुट करो इसकी अपर लिमिट, ये आ जाएगा आपके पास साइन 2n पाई a की जगह x की जगह पे क्या पुट हो जाना है आपका a, तो ये a ओवर a, ये होगी आपकी अपर लिमिट पुट। और जब आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, नेगेटिव साइन आपका आना है साथ में इधर, और आपको पता है कि साइन 2 थीटा साइन माइनस थीटा आपका साइन थीटा साइन माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है ना, मतलब वो ऑड फंक्शन है आपका। तो लेकिन फिलहाल अभी डायरेक्ट पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 2n पाई माइनस a ओवर a, और ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आके इसको प्लस कर देगा। लेकिन देखो हो क्या रहा है, इस a से ये a कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल, साइन 2n पाई n जो मर्जी हो आपका, इंटीजर्स है एक्चुअली, यहाँ पे हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो साइन 2n पाई क्या होता है? 0। शाबाश, 0 होता है। तो जस्ट ये क्या रह गया आपके पास, विच इज इक्वल टू 2a ओवर 2 विच इज इक्वल टू a। ठीक है, a क्या है, कोई भी आपके पास जिस इंटरवल के अंदर ये डिफाइंड है ना, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जो इसका मतलब है कि जो हमारे पास साइन है वो एक ऑर्थोगोनल फंक्शन है। आप इसी तरह से एक एग्जांपल घर के लिए मैं देती हूँ एज ए होमवर्क, चेक कर लेना इसको कॉस के लिए। तो कॉस के लिए जब आप इसको चेक करोगे ना, कॉस एंड कॉस ये सेम एंगल लेके, जब आप कॉस के लिए लोगे ना यहाँ पे, तो जब ये दोनों एंगल सेम लोगे तो यहाँ पे कॉस के आपके पास आ जाएगा थीटा, मतलब जो भी एंगल होगा आपका कॉस के आ जाएगा। कॉस कैसे ब्रेक होगा, 1 प्लस कॉस के फॉर्म में। इसी नाम पे इंटीग्रेशन आप कर लोगे तो वहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। अच्छा, अगर सपोज दैट आप में से कोई इसका इंटरवल 0 से a तक ले लेता है, तो देखो 0 से a तक लेने में फर्क क्या पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो a/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 से a तक इंटरवल लेते हो तो 0 से a तक लोगे तो वो आपका a/2 हो जाएगा, हाफ मतलब हो जाएगा। इसको आपने याद भी रखना है क्योंकि आगे इंशाल्लाह आप पढ़ोगे, अपनी पीडीएस पढ़ोगे तो पीडीएस के अंदर आपने इस ऑर्थोगोनल फंक्शन को डायरेक्ट अप्लाई करना है। अच्छा, अब हमने देखना है कि अगर m और n बराबर नहीं लेते तो देन इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो 0 बनना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे देखो ना, अब हम लोगों ने क्या ले लिया है, m और n हम लोगों ने बराबर ले लिए हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो आंसर बना है वो हमारे पास a आया, और a हमारे पास जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब हम करने लगे हैं सिचुएशन कि जब हमारे पास m और n बराबर नहीं है, देन इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या बनती है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आके a/2 में इसके पैरेलल स्टार्ट कर देती हूँ उसको, जो साइन वाला है, जब इसमें m और n बराबर नहीं है। तो वही कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, इस सिचुएशन से, यहाँ से लेंगे इससे अगला। यहाँ पे तो m और n बराबर लिए थे ना, तो हमारे पास साइंस के थीटा की फॉर्म आ गई, जिसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म, मतलब एंगल जो मर्जी है आपका, कॉस 2 थीटा की फॉर्म यहाँ पे ले लिया। अच्छा, अब अगर m और n बराबर नहीं आते, आपको कुछ एंगल्स का पता होगा, मैं लिख देती हूँ, मेरा ख्याल है आपको वो आते होंगे। तो अगर m और n बराबर नहीं है, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास वो जो आपके कॉस की फार्मूला नहीं होते, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, वो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, फिर आपको वो याद आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर ये m और n बराबर नहीं है तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस a से a हाफ, और यहाँ पे आपका जो एंगल आ जाएगा cos ऑफ m माइनस n, cos ऑफ m माइनस n और cos ऑफ पाई x बाय a, और आ जाएगा मेरे पास माइनस cos m प्लस n, माइनस या नीचे करती हूँ, cos
m प्लस n पाई x ओवर ए। ये आपको याद आया फॉर्मूला? मतलब मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है? अगर m और n बराबर नहीं है देन मैंने उसको m माइनस n पाई x बाई ए और मैंने उसको लिख दिया पाई x बाई। इसको इसका याद आया कि एक्सप्लेन कर दूं? मैम ये फिर cos p माइनस cos q का फार्मूला नहीं लगेगा? वो लग तो वही रहा ये है ना, वो अल्फा माइनस बीटा वाला। ये देखो जरा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? cos अल्फा cos बीटा। नहीं, जिसमें हमारे पास ये कॉस नहीं, सॉरी ये लग रहा है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लगाओ। मैं बजाय इसके इसको पहले ओपन करें, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला जी मैम, क्या होता है बुलाइए? ये -2 sin a प्लस b बाई 2 शाबाश, sin a माइनस b बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई b पता बाई है ना इस फॉर्मूले को? अच्छा, अब Yes, जब ma'am. हमारे पास इस तरह से सिचुएशन हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे a प्लस बी का बताना हो, a प्लस बी को निकालने का तरीका क्या होता है? आपने फर्स्ट देखा होगा ना, फर्स्ट ईयर में शायद के सेकंड ईयर में, उसमें उसने ये a प्लस बी निकालने का और a माइनस बी निकालने का आपको मेथड बताया हुआ है। तो उसमें क्या जी, होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो a माइनस बी निकालना होता है उसके लिए फिर हम लोगों ने इनको माइनस कर देना होता है, और जो प्लस निकालना होता है उनको प्लस कर देना होता है, ये प्लस जो एंगल्स आपके आ रहे होते हैं ना, जहाँ पे मतलब अगर जैसे यहाँ पे आपका नजर क्या आ रहा है, m नजर आ रहा है और n नजर आ रहा है। हालांकि देखो आपके उस ब्लू वाले फॉर्मूले में जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वहां पे नजर क्या आना चाहिए आपको? a प्लस बी। a तो अब yes हमें मैम तो a प्लस बी अब पता नहीं है कि क्या है, तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या कर देना होता है हम लोग ने? एक दफा इनको प्लस करके लिख देना होता है, और माइनस के लिए निकालने के लिए क्या कर देना होता है? इनको एक दफा हम कॉस के साथ इनको माइनस करके माइनस लिख देते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला साइन है ना, ये देखो ये मैंने कैसे एडजस्ट किया वाला, मैंने यहाँ पे माइनस वाला पहले लिख दिया और प्लस वाला जी मैंने फिर बाद में लिख दिया। मतलब यहाँ पे है ना कॉज ऑफ ए माइनस कॉज ऑफ बी, तो मैंने कॉज ऑफ बी माइनस कॉज ऑफ ए ये लिख दिया फॉर्मूला। क्यों लिख दिया कॉज ऑफ बी माइनस कॉज ऑफ ए? क्योंकि ये मैंने माइनस साइन एडजस्ट करना है। अब देखो ये फॉर्मूला बांटा है कि नहीं बांटा, जो आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, बना के देखो जरा, कॉपी पेंसिल लो जरा मेरे सामने बना के देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बजाय इसके मैं इसको लिखूं फिर आपको जो है वो भूल जाए, आप खुद करोगे ना फिर याद रहेगा आपको। मैम वो cos m माइनस n और m प्लस n के लिए बनाना है? हाँ, इसलिए बनाना है ना, मतलब इसको आप एज ये इसको ले लो, आपके पास ये बी है और ये आपके पास ए है, तो आप जी इसको मैम। लो, इसको कॉज ऑफ ए, मतलब साथ में पाई एक्स बाई ए भी आ रहा है ना, इसको कॉज ऑफ ये आपके पास -2 साइन ए और बी का फॉर्मूला बनाओ, ये बन रहा है। ये फिर बना के दिखाओ कि ये हमारा ये बन रहा है। जब मैं टॉप पे खुद भी बनाती हूँ, ये साथ मैंने हाफ भी लिखा हुआ है। ये इसको ले लो b और कॉज ऑफ a माइनस कॉज ऑफ b, तो जिसको चलो ओपन करो तो ये मेरे पास आ जाता है -2 साइन, इन दोनों को एडअप करना है आपने, m माइनस n और यह आ जाएगा प्लस m प्लस n ओवर 2, सही है। और फिर बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन m माइनस n माइनस m माइनस n ओवर 2। जब आप कैंसिलेशन करेंगे यहाँ से देखो ये n से n कैंसिल, यहाँ से आपके पास जो है वो m कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह रहा है? -2 साइन m और ये रह रहा है साइन माइनस m, ठीक है। ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन m साइन n, लेकिन मैंने आपके इस फॉर्मूले के साथ नीचे हाफ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये जो आपका हाफ है जी मैम, फिर वो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा। सही, क्लियर हो गया ये फॉर्मूला हमारा कैसे बना? तो ये देख लेना आप लोग, इस फॉर्मूले के मुताबिक ने मैंने इसको बनाया। तो ये तरीका होता है हमारा फॉर्मूला बनाने का, और नेगेटिव साइन भी देखो आपको वहां पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको पहले माइनस लिख लिया। चलो अच्छा, अब हम लोग इसको जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये मैंने खत्म कर दिया, मेरा ख्याल है वहां पे काफी डिटेल में लिखा फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूले a प्लस बी और a माइनस बी बनाना। अच्छा अब देखो यहाँ पे
ये कॉज आ गया, ये भी जी कॉज आ मैम गया। अभी वहाँ प्रूफ भी है। हाँ प्रूफ भी है, वहां पे हाफ और यहाँ पे माइनस ए और ए। अच्छा, अब बल्कि अब इसके साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बजाय इसके कि बार बार हम इसको इन स्टेप्स को लिखते हैं, बेबी स्टेप्स को। अच्छा, अब ये जो आपका हाफ है ये बाहर आ जाएगा। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन, पॉजिटिव साइन। तो आपकी इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगी? हाफ और ये पे आ जाएगी आपकी साइन m माइनस एन पाई एक्स बाई ए, और साथ में जो एंगल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंगल क्या आ रहा है आपके पास? a बाई पाई, एम माइनस एन साथ आएगा, एम माइनस एन पाई, m माइनस पाई। सही हो गया। फिर माइनस कैसे आ जाएगा? माइनस साइन m प्लस एन पाई एक्स ओवर ए, और साथ में आ जाएगा a ओवर m प्लस एन इंटू साथ में पाई आ जाएगा। और लिमिट्स क्या आ जाएंगी? माइनस a से a। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, बजाय इसके हम इतने सारे लंबे स्टेप्स करें। जहाँ पे x है वहां पे क्या आ जाएगा आपका a, नेक्स्ट स्टेप में ना a, और फिर बाद में माइनस a आ जाएगा। तो देखो जब मैं यहाँ पे आपके x को पुट कर लेती हूँ a, ये यहाँ से a पुट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने a पुट किया। चाहे मैं a पुट करती हूँ चाहे माइनस a पुट करती हूँ, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर क्या रह जाता है? m माइनस एन पाई। और m और n हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स है ना। m और n क्या है? m और n हमारे पास क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। यूजुअली वो 0 को यहाँ से निकाल देता है, लेकिन मैं आगे इसके रीजन बताऊंगी कि क्यों 0 को निकालता है ना। ठीक है, तो अब देखो ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इंटीजर ही आएगा। इंटीजर ही आएगा। तो आपके जो पाई के मल्टीपल्स इंटीजर इंटेग्रल मल्टीपल्स अगर होते हैं तो वो हमारे पास जो साइन है वो क्या हो जाता है? 0 जीरो ही मतलब आएगा। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इवन कि नेगेटिव भी अगर आ जाते हैं, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, ये सारों के ऊपर आपका जो साइन है वो कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको अपर लिमिट पुट करके जरा दिखाई है, लोअर लिमिट खुद पुट कर लेना, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और बस वो आपका तो 0 बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो होमवर्क दिया है कॉस के लिए, आपने खुद इसको देख लेना है। देखो जब कॉस के लिए करोगे आप लोग यहाँ पे, तो ये आपके पास कॉस क्या थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। जब आप लोग यहाँ पे कॉस लेके चलोगे, ये आपके पास दोनों जगह पे कॉस आ रहा होगा, तो यहाँ पे भला किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका? साइन का बन जाएगा। कॉस का ही नहीं बनेगा, प्लस का बन जाएगा कॉस। शाबाश, कॉस प्लस का बन जाएगा। अब ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, ये मैंने लिखा था कॉस ए माइनस कॉस बी। मैंने ये लिखा था कॉस ए माइनस कॉस बी। इसमें आपके पास -2 साइन, दोनों जगह पे साइन नजर आते हैं। तो या तो दोनों जगह पे साइन नजर आने हो या दोनों जगह पे कॉस नजर आने हो, तो कॉस का फॉर्मूला ही होता है। तो अगर कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी कर लोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 कॉस a प्लस b बाई 2 और कॉस a माइनस b बाई 2 बाई 2। शाबाश, ठीक है ना। तो a प्लस बी बाई 2 कैसे कर लेना है आपने? एक दफा इन एंगल्स को प्लस कर लेना है। ये जो m और n आ रहा है, ये एक्चुअली ये मेरे पास a है, ये तो ये मेरे पास a आ जाएगा, और जो b है उसके लिए आपने इनको माइनस कर लेना है जस्ट। तो फिर आपने इसको ओपन करके देख लेना, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। सही है, तो फिर जब आप इसको ओपन करोगे और जब आप उसको m और n बराबर नहीं ले रहे, ये कौन सी सिचुएशन है? जब m और n बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में के मुताबिक भी हमारे पास जो है ये आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस की इंटीग्रेशन हमारी साइन आ जाएगी, और जब आप साइन की इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी साइन पे लिमिट्स लगाओगे, तो हमारे पास जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सही है, तो ये मैंने तो एंगल आपका पाई एक्स बाई ए लिया ना। अगर आप सिंपल पाई एक्स भी लेते हो, सिंपल पाई एक्स भी लेते हो, देन उस सिचुएशन में भी हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। मतलब जस्ट अगर मैं यहाँ पे इसको ये रहने देती हूँ, ये तो अपन बस लिमिट पुट करोगे आप लोग इसको, तो यहाँ पे ए और ए तो मल्टीपल ही बन जाएगा ना लास्ट पे भी। हाँ कॉस एन पाई या 2 एन पाई। हाँ, तो बस फिर उसमें केस में भी आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। सही है, क्लियर हो गया। तो ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस की डेफिनेशन थी, और अगर यही हमारा आंसर जो है इज इक्वल टू 1 आ जाता, तो ये डेफिनेशन किस में कन्वर्ट हो जाती? ऑर्थोनॉर्मल। शाबाश, ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती। क्लियर हो गया, समझ लगी ऑर्थोगोनल फंक्शन किस तरह के होते हैं? यस मैम। बस ये है कि आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है। कई दफा उसने खुद वेट फंक्शन दिया होता है, उसने कहा होता है कि वेट फंक्शन ये लेके, तो आपने चेक करना है कि क्या ये सेट जो है वो फंक्शंस ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो फिर आप लोग उसको ऑटोमेटिकली, सबसे जो इजी सिचुएशन होती है वो 1 होती है हमारी। ठीक है, तो अगर दे दो तो ठीक है, अदरवाइज अगर साथ मेंशन ना किया हो तो आप उसको 1 लेके ही तो सेट को चेक कर लेना है। हो सकता है कई दफा वो 1 लेके हमारा 0 नहीं बनना होता,
0 या 1 के दरमियान, सॉरी ये हमारे पास आंसर चाहे पता नहीं चल रहा होता, लेकिन यह है कि अक्सर हमारा 1 के ऊपर आंसर आ जाता है। और अगर ऑर्थोनॉर्मल करना हो तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए फिर हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है, या साथ में वो मेंशन कर भी देता है जिसने मतलब जो आपकी एग्जांपल आ जाती है। ठीक हो गया, सिचुएशन क्लियर होगी। अच्छा, अब अगला जो है उसने डेफिनेशन आपको बताई हुई है आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज की। आइगन वैल्यूज का मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दूं कि क्या है, फिर मैं इसके बुक से रीडिंग करवा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सपोज दैट हमारे पास जो है एग्जांपल है, कोई अब हमें ओडीज ने दी हुई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारा हमारा जो सिलेबस है ये ओडीज के लिए घूमता है। कभी वो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता है, कभी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर लेके इसकी डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये कि आमतौर पर हमारे जो सेकंड ऑर्डर तक ही रहती है, जैसे लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह है ना, तो वो सेकंड ऑर्डर तक ही है, लीजेंड्रस डेफिनेशन। अच्छा, आगे उसका आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब साथ में हमें कोई ना कोई कंडीशन भी दी होंगी। जहाँ है ये हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके साथ कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, तो कोई सी भी हम ले लेते हैं। सपोज दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दो बाउंड्री कंडीशन ले लें। अच्छा, अब आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो ना, तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाता है, आप लिखते हो डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। पता है ना लिखने का मतलब। एक्चुअली ये जो आपके पास y डबल डैश है, इससे मुराद क्या है आपकी, पास नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या आती है वहां पे ना। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आने का है, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम उसको देख रहे होते हैं। अगर देखो मैं लगाती हूँ y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 मेरे पास क्या दे देता है, c1 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं y ऑफ 1 इज लेती हूँ तो मेरे पास क्या दे देता है, c2 C1 C2 दो कॉन्स्टेंट्स है ना, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ले लेते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट c1 हमारा 0 के बराबर आ जाता है। इसको समझ आई? यस मैम। x की जगह पे 0 पुट कर दो ना, ये कंडीशन लगानी है। तो जब अपने x की 0 पुट किया तो cos ऑफ 0 1 होता है और sin ऑफ 0 0 होता है। तो इसके मुताबिक c1 रह गया, तो c1 जो है ये y ऑफ 0 किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, 0, तो c1 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, y of 1 is equal to 0 implies that, ये c1 तो पहले ही 0 आ चुका हुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया, c2 sin lambda is equal to 0। ओके, सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस सिचुएशन में हमने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ था, अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, पढ़ा हुआ है ना हमने। अच्छा, अब यहाँ पे है c2 भी 0 आ सकता है, सही, और ये sin lambda 0 आने के चांसेस हैं। यस, साइन लैम्डा, साइन कहाँ पे 0 होता है मैम 0 पे साइन 0 या साइन 180। शाबाश, मतलब 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई 3 पाई के अप टू मल्टीपल सो ऑन। शाबाश, ठीक है ना, पाई के सारे मल्टीपल्स के ऊपर हो जाता है। हम क्या लिख देंगे, फॉर मैम। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम कहते हैं लेट c2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या 0 हो जाएगा, साइन लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन लिखनी जरूरी है। ये भी तो हो सकता है ना कि c2 0 आ जाए, हो सकता है ना। यस मैम। अगर c2 0 आ गया तो फिर ये y ऑफ x का सोल्यूशन क्या हुआ, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उस 0 सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल। शाबाश, उसे हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्लियर हो गया, जैसे पहले हमने स्टेप 2 में पढ़ा था। तो मैंने क्या लाइन लिखी है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेट c2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या चीज 0 है, ये 0 हो सकता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक होता तो क्या हम उसको 0 ले सकते थे? मैं इसको ना यहाँ पे 1 की जगह पे a कर लेती हूँ ताकि आपकी सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। मैं यहाँ पे a कर लेती हूँ, y ऑफ a,
यहाँ पे फिर साइन लैम्डा ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे कुछ चाहिए ना, कुछ हमारे पास लैम्डा ए मत फॉलो की, मैंने इस वन की जगह पे ए लिख लिया, A1 भी हो सकता है हमारा। अच्छा अब देखो ये क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, लैम्डा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 और लैम्डा ए क्या हो जाएगा हमारे पास n पाई। सही हो गया। और n पाई क्या हो सकते हैं हमारे पास, n क्या हो सकता है हमारे पास 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू n पाई ओवर a, n पाई ओवर a। इस लैम्डा को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइगन, इसका नाम क्या होता है, आइगन वैल्यू। और इस आइगन वैल्यू की जो हम लोग जब पुट करते हैं ना इसके सोल्यूशन में, तो ये जो हमारे पास बनता है इसे कहते हैं आइगन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। अब देखो हम लोगों ने अब इसकी वैल्यू निकाली, लैम्डा इज इक्वल टू n पाई। अब हमने इसको यहाँ पे सोल्यूशन में पुट करना है, तो सोल्यूशन अब आपके पास क्या रह गया, y of x is equal to c2 तो एज इट इज आ जाएगा ना, c2 साइन लैम्डा हमने क्या निकाला हुआ है आपके सामने देखो, n पाई ओवर a। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n पाई ओवर a इंटू x। तो ये जो हमारे पास आया है इसे कहते हैं आइगन फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। बात फॉलो कर ली कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है। जी मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे C2 जो हम वैल्यू जो मर्जी साइन कर सकते हैं, तो उसमें तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग तरफ आती हूँ, टाइम थोड़ा सा रहेगा 2 मिनट, उसके अंदर अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। तो स्क्रीन शेयरिंग में देख लो कि क्या कहता है चैप्टर 14 ये, और मैं फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि ये बड़ा आ जाए। देखो आइगन फंक्शंस को क्या कहता है, नीचे से देखो कहते हैं वी नो दैट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द वन व्हिच इज नॉट आइडेंटिकली जीरो because of the presence of the parameter lambda. The problem of SL system is an eigenvalue problem. We look for the values for the parameter lambda for which there exists a non-trivial solution of the system over the interval a से b तक दिया हुआ है। हमारा जो इंटरवल होगा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। These values of lambda are called the characteristic values or eigenvalues of the system, and the corresponding non-trivial solution are called the characteristic functions or eigenfunctions of the system. Note that by definition the eigenfunctions cannot be a zero function. ये लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका एमसीक्यू के तौर पे पेपर आएगा ना तो इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, समझ लग गई। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोगों ने लैम्डा जो C2 था उसको 0 नहीं लिया था ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आइगन फंक्शन हुआ, ये देख लो दोबारा बोर्ड के ऊपर, जो हमारा आइगन फंक्शन हुआ वो एक नॉन जीरो वेक्टर आ गया। वो लास्ट लाइन देखो, कहते हैं नोट दैट बाय डेफिनेशन द आइगन फंक्शन कैन नॉट बी अ जीरो फंक्शन। मतलब अगर ये हम लोग इसको C2 को 0 ले लेंगे तो ये हमारे पास आइगन फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि C2 को हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज वो हमारा जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। सही हो गया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि फिर हमें यहाँ से अपना जो है वो 0 को भी स्किप करना पड़ेगा जब उसने कह दिया कि कैन नॉट बी अ जीरो फंक्शन। क्योंकि देखो अगर हमने 0 को शामिल कर लिया तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास, लेकिन ये है कि 0 शामिल भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। वो आगे कैटेगरीज पे मैं आगे बता दूंगी किस किस के अंदर हम लोगों ने इसको शामिल करना है, किसके अंदर शामिल नहीं करना। फिलहाल इसको शामिल रहना है। क्लियर हो गया। तो ये 2 टॉपिक हमने आज के किए हैं, मैंने एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है, तो इनको आप लोग अच्छी तरह कर लेना। इनकी मैंने आपको इस तरह से असाइनमेंट भी देनी है कि मैंने आपको सेट दे देना है, मैंने कहना है इसका ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट्स निकाल लें, और फिर आगे हमने इसको नॉर्मलाइज भी करना है। नॉर्मलाइज का टॉपिक आ गया है, लेकिन इसके आगे हमारे थ्योरम्स हैं 2, फिर पहले हम इंशाल्लाह उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से ये टॉपिक दोबारा वापस आएंगे इसके ऊपर। ये ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इसका थोड़ा सा टच हम दोबारा देंगे इसको। ठीक है, कल के लेक्चर के बाद।